1.1 परिचय। इस इकाई में हम परंपरा और आधुनिकता के विचारों का पता लगाएंगे। प्रारंभ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परंपरा और आधुनिकता परस्पर विरोधी अवधारणाएं नहीं हैं। इसके बजाय वे अर्थ के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और निकटता से जुड़े हुए हैं। परंपरा उस आधार के रूप में कार्य करती है जिससे आधुनिकता के विभिन्न रूप सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि परंपरा विभिन्न रूप ले सकती है, जैसे स्थानीय या समाजव्यापी परंपराएं, जिससे विषय पर विविध दृष्टिकोण सामने आते हैं। परंपरा कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, जिनमें शामिल है भोजन और खाद्य पदार्थों की परंपरा, संगीत और नृत्य की परंपरा, शास्त्रोक्त परंपरा, कलात्मक परंपरा, मार्शल आर्ट परंपरा, समाजशास्त्रीय परंपरा, परंपरा और पहनावा। परंपरा और आधुनिकता शब्द स्वतंत्र नहीं बल्कि परस्पर संबंधित है। वे एक साथ रहते हैं और एक संवाद में काम करते हैं। आधुनिकता अक्सर आर्थिक ताकतों से जुड़ी होती है, जबकि परंपरा मुख्य रूप से संस्कृति और समाज में निहित होती है। परंपरा की भूमिका की जांच जरूरी है। परंपरा में दृष्टिकोण, भाषाएं, संगीत, कला, विद्वता और बहुत कुछ शामिल है जो समय के साथ विकसित हुआ है। यह राजनीति में गहराई से समाहित हो जाता है, जिससे पारंपरिक कानूनों और शास्त्रों का विकास होता है। परंपरा का महत्व सामाजिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, रचनात्मक और कामचलाऊ तत्वों को संरक्षित करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक प्रसारित करने में इसके योगदान में निहित है। यह समाज के अस्तित्व और एकजुटता को सुनिश्चित करता है। परंपरा अस्तित्व तंत्र के भंडार के रूप में कार्य करती है, जिसके बिना एक समाज विखंडन और विषम परिणामों का जोखिम उठाएगा। उदाहरण के लिए, भारत में शास्त्रीय संगीत की परंपरा पर विचार करें। इस परंपरा के भीतर घराने या समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक में गायकों की एक वंशावली है जिन्होंने घराने की शुरुआत की। यह वंश पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाता है, ऐसे उस्ताद पैदा करता है जो पुराने संगीतकारों के सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस परंपरा को जारी रखते हैं। परंपरा और आधुनिकता। अब जब हम एक उदाहरण देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परंपरा का अर्थ जीवन जीने का एक तरीका भी है। उदाहरण के लिए, संगीत, कला और नाटक में प्रशिक्षण परंपरा की सीमाओं के भीतर सख्त नियमों का पालन करता है। इसमें विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए आवश्यक गतिविधियों, नोट्स या अन्य अभ्यासों को दोहराना शामिल है। पारंपरिक संगीत और नृत्य सिखाना अक्सर नियमों के एक सेट के साथ आता है, जो चीजें आपको करनी चाहिए और जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, यह परिभाषित करते हुए कि परंपरा क्या है। परंपरा ज्ञान के एक समूह को संदर्भित करती है, जिसमें कार्यों और विश्वासों का एक संरचित सेट होता है, जो इसके वैध डोमेन का निर्माण करता है। परंपरा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि हम परंपरा के किस पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। परंपरा की एक लंबी स्थापित अवधि और विभिन्न किस्में या परंपरा की विविधताएं होती है। भारत में संगीत घरानों का उदाहरण लेते हुए उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीच एक बुनियादी विभाजन है। इनमें से प्रत्येक प्रभाग में अनेक उपविभाग हैं। इस प्रकार परंपरा को एक ऐसा शब्द मानना जो समाज और संस्कृति की हर चीज को कवर करता है, गलत है। यदि कोई दावा करता है कि भारत में संगीत की परंपरा मजबूत है, तो हमें पूछना चाहिए वे किस प्रकार की संगीत परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। परंपरा एक श्रेणी के रूप में कार्य करती है, जिसके अंतर्गत सभी छोटी परंपराओं को समूहीकृत किया जा सकता है। गहन परीक्षण से पता चलता है कि परंपरा में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे एक विशेष प्रक्रिया या विरासत, उपपरंपराएं जो आवश्यक क्षेत्र में योगदान करती है,
एक ऐतिहासिक पहलू, चाहे मौखिक हो या लिखित। अलौकिक की एक अवधारणा। जीविका के लिए आर्थिक संरचनाएं। स्वदेशी कला के पहलू। वास्तु तथ्य। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में छात्रवृत्ति। साहित्य, शास्त्र और अन्य दोनों। तकनीकी संरचनाएं। आत्मरक्षा या अपराध के लिए सैन्य पहलू। इसलिए परंपरा एक अतीत के साथ एक संरचित विचारधारा है जो समय के साथ अपने क्षेत्र में विकास को शामिल करने के लिए विकसित होती है। यह स्वयं के प्रति सच्चा रहता है, लेकिन साथ साथ स्वयं का पुनर्निर्माण और विस्तार भी करता है। 30.2 परंपरा, समाज और संस्कृति। परंपरा समय के साथ स्पष्ट सीमाएं जमा करती है और स्थापित करती है। परंपरा का दायरा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर बढ़ता या घटता है। यह मानना गलत है कि परंपराएं हमेशा बढ़ती है और प्रगति एक सीधी रेखा में चलती है। गैररेखीय प्रतिगमन की संभावना है, जहां चीजें पीछे की ओर बढ़ती हैं। एक अन्य परिदृश्य तब होता है जब परंपरा एक एंट्रोपिक प्रवृत्ति विकसित करती है, जो आगे की प्रगति, रैखिक आंदोलन या प्रतिगमन को फिर से शुरू करने से पहले स्थिर रहती है। परंपरा तब शुरू होती है जब कोई विशिष्ट कार्य या गतिविधि समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने उल्लेख किया है कि परंपराएं विभिन्न रूपों में आती है, जैसे संगीत, कला और वास्तुकला, प्रत्येक श्रेणी के भीतर कई पहलुओं के साथ। हालांकि इनमें से कुछ पहलुओं का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना संभव है, लेकिन उनका व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए कई वर्षों के शोध की आवश्यकता होगी और समग्र परिप्रेक्ष्य के लिए अभी भी पर्याप्त डेटा की कमी हो सकती है। रोजास, 1966। हम जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह यह है कि बहुलवादी समाज की कोई समग्र दृष्टि नहीं है, क्योंकि विभिन्न नस्लों और नस्लों के सदस्यों के पास विविध परंपराएं हैं। पूर्वजों से चली आ रही परंपराएं विभिन्न लोगों और समाजों में विभिन्न रूपों में आती है। कई पीढ़ियों के बाद कोई भी प्रक्रिया एक विशेष परंपरा या उपपरंपरा बन जाती है। बॉक्स 30.1 परंपरा का अभिवृद्धि। परंपरा दशकों सदियों में एकत्रित होता है। उदाहरण के लिए भारत की शास्त्र परंपरा को लीजिए, जो अपने आप में अनेकता है। मौखिक परंपरा से लिपिबद्ध परंपरा में परिवर्तन ज्ञान को औपचारिक बनाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अनेक परंपराएं विकसित करता है। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में कई परंपराएं उभरती है। उदाहरण के लिए भारत में शास्त्रीय, मध्यकालीन और पारंपरिक सहित विभिन्न परंपराएं हैं। कलाकारों और वास्तुकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में शास्त्रीय, मध्यकालीन और पारंपरिक कला और वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में ये परंपराएं सदियों से विकसित हुई। भारत में आर्थिक संरचनाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 1800 के दशक में औद्योगिकरण शुरू होने से सदियों पहले की है। पारंपरिक भारतीय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान शामिल था, जिसमें होई पोलोई जमींदारों को भौतिक सेवाएं प्रदान करता था। दुर्भाग्य से इस प्रणाली ने भूमिहीन मजदूरों का शोषण किया, उन्हें अपर्याप्त भुगतान किया और उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया। बटाईदारों को, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, खुद को बनाए रखने के लिए कृषि मौसम के अंत में अनाज का एक हिस्सा मिलता था। यह शोषणकारी प्रथा भारत के लिए अनोखी नहीं थी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सामंतवाद समान अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर चलता था। जटिलता परंपराओं को स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी के रूप में वर्गीकृत करने में है। भारतीय परंपरा जहां पवित्रता रखती है, वहीं सती और दहेज जैसी प्रथाएं भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इसलिए सकारात्मक पहलुओं को नकारात्मक पहलुओं से अलग करने के लिए एक समझदार परीक्षा आवश्यक है। परंपरा में दक्षता के लिए हानिकारक तत्वों को सावधानीपूर्वक हटाने की आवश्यकता होती है।
जैसे जैसे समय बीतता है, विशिष्ट परंपराएं मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनूठे संयोजन में समेकित हो जाती है। ये मान्यताएं और अनुष्ठान किसी भी परंपरा के लिए अंतर्निहित है और इसकी उपपरंपराओं और अधीनस्थ तत्वों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार परंपरा की निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक प्रथाओं को त्यागते हुए सकारात्मक पहलुओं को संरक्षित करना चुनौती है। परंपराएं विश्वासों और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है, जो विचारों और दैनिक जीवन के मूर्त पहलुओं दोनों को प्रभावित करती है। लेकिन वास्तव में परंपरा क्या है? यह सामाजिक वास्तविकता तक पहुंचने, व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों को आकार देने और मार्गदर्शन करने का एक विशिष्ट तरीका है। किसी एकल व्यापक अवधारणा का उल्लेख करने के बजाय बहुवचन रूप में परंपराओं पर चर्चा करना अधिक सटीक है, यह मानते हुए कि वास्तविकता को किसी एक विचार द्वारा पूरी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है। पारंपरिक प्रौद्योगिकी एक और क्षेत्र है जिसमें व्यापक उपयोग और वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, कृषि में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर की शुरुआत ने कटाई प्रक्रिया को बदल दिया है। इन परिवर्तनों के बावजूद पारंपरिक दृष्टिकोण परिवारों और कार्यस्थल दोनों में कायम है। यह एक ऐसा परिदृश्य बनाता है जहां निश्चित समय के दौरान गैर पारंपरिक आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रौद्योगिकी और श्रमिकों के दृष्टिकोण और मूल्यों के बीच विरोधाभास पैदा होता है। कभी-कभी सदियों पुराने रीति-रिवाज और परंपराएं अप्रचलित हो जाती हैं, जिससे पुराने तरीकों और नए के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए बदलाव की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज को एकजुट रखने में परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि किसी परंपरा के कुछ तत्व अभ्यास से बाहर हो सकते हैं। कुछ भारतीय शहरों में होली और दिवाली जैसे त्योहारों को शास्त्रीय और लोकप्रिय स्तर पर मनाने में बदलाव आया है। परंपराएं समकालीन संस्कृति के साथ टकराती हैं, जिससे इन त्योहारों को मनाने के तरीके में बदलाव आता है, जैसे घरों में प्लास्टिक की रोशनी का उपयोग करना और दिवाली के दौरान पारंपरिक मोमबत्ती की रोशनी से मोमबत्तियां जलाना। रिट्जर का कहना है कि दुनिया भर में व्यवसायों के लिए त्वरित टर्नओवर पर ध्यान केंद्रित करने का चलन है। वह क्रेडिट कार्डों की जांच करता है और पाता है कि मैकडॉनल्डाइजेशन के कारक क्रेडिट कार्ड उद्योग पर लागू होते हैं। ऋण तेजी से संसाधित होते हैं और क्रेडिट कार्ड उपभोग को पूर्वानुमानित बनाते हैं। विभिन्न क्रेडिट सीमाएं और अमानवीय लेनदेन क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं हैं। क्रेडिट कार्ड और फास्ट फूड दोनों ही आधुनिक दुनिया का अभिन्न अंग है। रिट्जर आधुनिक समाज के अमेरिकीकरण के लिए भी तर्क देते हैं, जो फास्ट फूड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग में देखा जाता है। अमेरिका को आधुनिक दुनिया में रहने और अमेरिकी जीवन शैली का निर्माण करने वाला माना जाता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अमेरिकीकरण का हिस्सा है, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी प्रमुख कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। वे क्रेडिट कार्ड को वैश्वीकृत करने के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि इनका उपयोग अभी भी स्थानीय खरीदारी के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड और फास्ट फूड एक विशिष्ट विश्व युग को दर्शाते हैं। अब आइए आधुनिकता पर जुर्गन हेबरमास के सामाजिक सिद्धांत में कुछ प्रमुख विचारों को देखें। हेबरमास के अनुसार आधुनिकता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें उत्तर आधुनिक दुनिया पर विचार करने से पहले विकसित किया जा सकता है। आधुनिकता में विरोधाभास है। सामाजिक व्यवस्था में तर्कसंगता जीवन जगत की तर्कसंगता के साथ विरोधाभासी है। सामाजिक प्रणालियां वाद्य कारण का उपयोग करती हैं, जिससे जटिलता बढ़ती है, जबकि जीवनजगत धर्मनिरपेक्षता और रिफ्लेक्सिविटी प्रक्रियाओं के माध्यम से विविधतापूर्ण होता है। हेबरमास एक तर्कसंगत समाज की कल्पना करते हैं, जहां व्यवस्था और जीवनजगत सहअस्तित्व में है। उनकी उपस्थिति परस्पर जुड़ी हुई है, फिर भी समानांतर है। तर्कसंगत प्रणालियों के इष्टतम कामकाज के कारण
इस बातचीत से आदर्श रूप से आर्थिक प्रचुरता और पर्यावरण नियंत्रण को बढ़ावा मिलना चाहिए। हालांकि आधुनिक दुनिया में एक चुनौती तब पैदा होती है जब व्यवस्था शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देती है और जीवन जगत को उपनिवेशित करना शुरू कर देती है। यह उपनिवेशीकरण जीवन जगत को परिपक्व होने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता से वंचित करता है। हेबरमास इसे आधुनिकता में मूलभूत मुद्दे के रूप में देखते हैं, इसे अधूरी परियोजना के रूप में चिह्नित करते हैं। उनके लिए एक पूरी तरह से तर्कसंगत समाज तर्कसंगत प्रणाली और जीवन जगत दोनों को सह-अस्तित्व और खुद को संतोषजनक ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देता है। वर्तमान में इस तरह के सामंजस्य की कमी है और जीवन जगत काफी हद तक वश में और दरिद्र हो गया है। इस बाधा पर काबू पाने का मतलब आर्थिक या प्रशासनिक प्रणालियों को हिंसक रूप से नष्ट करना नहीं है, क्योंकि वे जीवन जगत को उनके अस्तित्व और ऑन्कोलॉजी को तर्कसंगत बनाने में सहायता करते हैं। अधिक संतुलित और परिपक्व समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यवस्था और जीवन जगत के बीच संबंधों को समझने में कुंजी निहित है। हेबरमास के अनुसार हमें जीवन जगत के उपनिवेशीकरण को कम करने के लिए निरोधक बाधाएं स्थापित करनी चाहिए और सिस्टम पर जीवन जगत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सेंसर को नियोजित किया जाना चाहिए। हेबरमास के अनुसार जीवन जगत और व्यवस्था के बीच यह पारस्परिक लाभ आधुनिकता की परियोजना को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका दृढ़ विश्वास है कि आधुनिकता अभी भी बहुत कुछ दे सकती है और हम अभी तक उत्तर आधुनिक समाज में परिवर्तित नहीं हुए हैं। 30.7 निष्कर्ष। हेबरमास विभिन्न आधारों पर उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करते हैं। जैसे ही हम उत्तर संरचनावाद उत्तराधुनिकतावाद पर अपनी अगली इकाई की ओर बढ़ते हैं, यह चर्चा एक अग्रदूत के रूप में कार्य करती है। हेबरमास के अनुसार उत्तराधुनिकतावादियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई सामाजिक सिद्धांत पढ़ रहा है या साहित्य। उत्तराधुनिकतावादी अक्सर समाजशास्त्रीय ज्ञान की मुख्य धारा से बाहर शब्दजाल का उपयोग करते हैं, जिससे उनके सिद्धांत को सटीक रूप से वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। उत्तराधुनिकतावादियों द्वारा समसामयिक समाज की नियामक आलोचनाएं पेश की जाती हैं, लेकिन ये प्रभावी रूप से आधारित नहीं होती है और मानक भावनाएं पाठक से छिपाई जाती है। समग्रीकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध होने के बावजूद उत्तराधुनिकतावादी ऐसी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उत्तराधुनिकतावादी दैनिक जीवन के तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं और जीवन जगत की गतिविधि के उस क्षेत्र से अलग हो जाते हैं जिससे वे खुद को वंचित रखते हैं। सामाजिक डेटा का स्रोत और अभिव्यक्ति का क्षेत्र रोजमर्रा की जिंदगी उनसे कट गई है। संक्षेप में, यह इकाई परंपरा और आधुनिकता पर विभिन्न सैद्धांतिक स्थितियों की पड़ताल करती है, जिसमें गिडेंस का दृष्टिकोण, बेक और रिट्जर के दृष्टिकोण और अंत में हेबरमास के विचार शामिल है। उत्तर संरचनावाद और उत्तराधुनिकतावाद पर आगामी इकाइयों की व्यापक समझ के लिए यह पृष्ठभूमि आवश्यक है।